बेंगलोर के 98% से ज़्यादा लेक पे एनक्रोचमेंट हो चुका है और उसमें से 90% लेक में अनट्रीटेड सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल से निकले केमिकल मटेरियल को छोड़ा जाता है। अगर आप एक 30 मंजिला घर में रह रहे हो, लेकिन वो 30 मंजिला का घर का क्या फायदा अगर वहाँ नहाने के लिए पानी और किचन का काम करने के लिए पानी का अवेलेबिलिटी ना हो। आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, नेचर को भी अपना खेल खेलना अच्छी तरह से आता है। हर चीज का एक बैलेंस अप्रोच होता है। हमारा देश का टेक सिटी बैंगलोर एक सीवियर वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। थोड़ा सोचिए, जो सिटी पूरा देश के टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए कितना न्यू इनोवेटिव कर रहा है, वो अपना बेसिक नीड पानी का डिमांड भी खुद से फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बैंगलोर के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है, बैंगलोर अब हर दिन 500 मिलियन लीटर के शॉर्टेज में है, जो कि उनका पर डे डिमांड का 1/5 है। सिर्फ बैंगलोर ही नहीं, कर्नाटक के दूसरे कुछ सिटी में भी वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंगलोर में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। चलिए आज बात करते हैं बैंगलोर के वाटर क्राइसिस के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं इसका रूट कॉज को। Declining groundwater levels and diminishing reservoirs, India's Bengaluru city, known as the country's Silicon Valley, is now facing an unprecedented water crisis. IT capital for decades, but Bengaluru now faces a more basic problem: water. Even before summer hits, there is an unprecedented water crisis in the Silicon City, Bengaluru. वाटर शॉर्टेज का मेन रीजन है, पिछले मानसून में बारिश के टाइम में बैंगलोर में कम बारिश देखने को मिला था। पिछले साल मानसून के टाइम में बैंगलोर में नॉर्मल बारिश से 18% कम बारिश देखने को मिला था। मानसून सीजन के बाद भी बैंगलोर में ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिला था। इसके चलते बैंगलोर के वाटर रिजर्वियर और एक्वीफर्स में सफिशिएंट वाटर स्टोरेज नहीं हो पाया था। एक्वीफर जमीन का नीचे का एक लेयर होता है जहाँ बारिश का पानी होल्ड होकर रहता है। वहाँ से पानी को हम कुएं और बोरवेल खोद के हम अपने यूज के लिए पानी को निकालते हैं। विमल मिश्रा, जो अर्थ साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है, साउथ इंडियन के ज़मीन में पत्थर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे ज़मीन बारिश के पानी से जल्दी भर जाता है और उतना जल्दी सूखा भी पड़ जाता है। इसीलिए यूपी और बिहार में पिछले साल बेंगलुरु के कंपैरिजन में कम बारिश देखने को मिलने के बाद भी वहाँ वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ का जमीन और एक्वाफर का फॉर्मेशन बेंगलोर के जमीन और एक्वाफर से बहुत अलग है। बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस के चलते बेंगलुरु के वाटर रिजर्वियर से वाटर लगातार कम हो रहा है। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अभी बेंगलुरु का वाटर रिजर्वियर अपना कैपेसिटी के ओनली 26% होल्ड कर रहा है। बेंगलुरु सिटी के आधे लोग सप्लाई पे डिपेंड है पानी के लिए और आधे लोग ग्राउंड वाटर पे। जमीन का नीचे का पानी का लेवल ऑलरेडी कम चल रहा है, इसीलिए सब लोग अब रिजर्वियर के ऊपर डिपेंड है। अगर पानी के लिए सब लोग रिजर्वियर के ऊपर डिपेंड हो गए तो रिजर्वियर तो अपना कैपेसिटी से कम ही रहेगा और इसीलिए सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुआ है। वाटर क्राइसिस का दूसरे बड़ा रीजन है बैंगलोर का अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। बैंगलोर सिटी का 93% अब कंक्रीट जंगल बन चुका है। पिछले कुछ डिकेड से बेंगलुरु में 1000 से ज्यादा परसेंटेज राइज देखने मिलना है बेंगलोर में बिल्ड अप एरिया का। इसके चलते बेंगलोर में 79% से ज्यादा वाटर स्प्रेडिंग एरिया का रिडक्शन हुआ है और इस बिल्डअप एरिया के चलते 88% से ज्यादा जंगल का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। जहाँ ऐसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, वहाँ वाटर सरफेस एरिया ऑटोमेटिक कम होगा और इसके चलते ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो पाएगा। 8th सेंचुरी और उससे पहले बेंगलोर के लोग पानी के लिए सिर्फ लेक पे ही डिपेंडेंट थे, तो आप खुद अंदाजा लगाओ बेंगलोर में उस टाइम में कितना लेक हुआ करता था। लेकिन अभी बेंगलोर के 98% से ज़्यादा लेक पे एनक्रोचमेंट हो चुका है और उसमें से 90% लेक में अनट्रीटेड सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल से निकले केमिकल मटेरियल को छोड़ा जाता है। बेंगलोर इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, हर साल कितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री और नया टेक कंपनी खुल रहा है। बेंगलोर में अर्बनाइजेशन भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली इसके साथ पानी का डिमांड तो बढ़ेगा ही, लेकिन पानी को डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऐसे कोई प्लान अभी तक रूल आउट नहीं हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तो गर्मी का दिन भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है, मानसून को अभी बहुत टाइम बाकी है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस का सिचुएशन फ्यूचर में इससे ज़्यादा ही वर्स्ट होने वाला है। वाटर क्राइसिस के चलते 15 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई बेंगलोर में वर्क फ्रॉम होम करने का डिमांड कर रहे हैं और उनमें से कुछ कंपनी तो वर्क फ्रॉम होम को अलाउ भी कर दिया है। बेंगलोर के कुछ स्कूल ने कुछ दिन के लिए अपने स्कूल को बंद कर दिया है और कुछ स्कूल के टीचर ने स्टूडेंट को घर से ऑनलाइन क्लास करने के लिए बोला है। कर्नाटक के गवर्नमेंट बेंगलुरु में अननेसेसरी पानी के यूज के ऊपर बैन लगाया है। पानी को सिर्फ बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए यूज करने के लिए कहा गया है और अननेसेसरी यूज के ऊपर फाइन का इम्पोज किया गया है। अभी रिसेंट न्यूज में आया था कि पानी के अननेसेसरी यूज के लिए 22 फैमिली को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे क्राइसिस का टाइम में बेंगलुरु में पानी को लेकर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है। कुछ लोग पानी पे एक्स्ट्रा रुपए चार्ज कर रहे हैं। पानी को बचाने के लिए बेंगलोर में लोग हर अल्टरनेटिव डे नहा रहे हैं और वो अपना किचन बंद करके ऑनलाइन से फूड ऑर्डर कर रहे हैं।
इंसान जैसे जैसे डेवलप कर रहा है वो अपना डेवलपमेंट का बेसिक नीड क्या है वो भूल रहा है। भले चांद पे चले जाओ लेकिन अपने घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन ना हो तो क्या फायदा उस चांद पे जाने का। इंसान आगे तो बढ़ रहा है लेकिन वो तरक्की वो अपने बेसिक रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करके कर रहा है। अगर आप एक 30 मंजिला घर में रह रहे हो लेकिन वो 30 मंजिला का घर का क्या फायदा अगर वहाँ नहाने के लिए पानी और किचन का काम करने के लिए पानी का अवेलेबिलिटी ना हो। अगर इस साल पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया फिर अगले साल पानी का प्रॉब्लम क्या होगा इस सोच में अभी से लोग रहते हैं। हमारा देश के कुछ सिटी में एयर पोल्यूशन, फॉग पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेज जैसे प्रॉब्लम एक साल ही नहीं पीरियोडिकली हर साल देखने को मिलता है। जिस सिटी में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो अभी टाइम के साथ कम नहीं होने वाला है। ये सिचुएशन बद से बदतर होते जाएगा जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंसान का सोच अब रिवर्स डायरेक्शन में दौड़ रहा है। जब भी कहीं नेचुरल कैलामिटी होता है तो इंसान अपने सोशल मीडिया हैंडल को खोल के नेचर को ही दोष देता है। लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? ऐसा नहीं है। जब भी जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होता है या कैलामिटी होता है इसके लिए सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है। इंसान अभी पूरा अंधा हो चुका है, उसको उसका कुछ भी गलती नहीं दिखता। अगर एक इंसान चलते चलते गोबर पे पैर भी रख दे तो वो पेड़ में बैठे चिड़िया को ही दोष देगा और ये कह के दोष देगा कि वो चिड़िया साउंड कर रहा था इसलिए वो उसको देख रहा था, इसलिए उसका पैर गोबर में गया, उसका कुछ गलती नहीं है। अभी इंसान का इनकम कम होते जा रहा है लेकिन उसके अंदर जो ईगो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। कोई भी इंसान अपना गलती नहीं मानता, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या चाहे फ्री राशन पे चलने वाला एक मजदूर। हर साल इंसान टेक इवेंट में अपना न्यू टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करके उसका इनोवेशन करके उसका क्रेडिट वो खुद ले रहा है, खुद को महान बोल रहा है। लेकिन क्या अब का मॉडर्न इंसान अपने एनवायरनमेंट के लिए फ्रेश फूड, फ्रेश एयर और फ्रेश वाटर का जुगाड़ लगा पाया? गाड़ी तो आप BMW, ऑडी और लैम्बोर्गिनी ही चलाएंगे, लेकिन इस गाड़ी को आप कभी मुंबई के ट्रैफिक के चला के देखिए। जब ट्रैफिक में आप 1 घंटा फंसेंगे तभी आपका गाड़ी का वैल्यूएशन आपको पता चलेगा। बेंगलोर के वाटर क्राइसिस को आप सिर्फ एक सिटी के वाटर क्राइसिस नज़र से मत देखना, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसे हालत हम सबका होने वाला है। आप मेरे बात को हल्के में मत लेना। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, नेचर को भी अपना खेल खेलना अच्छी तरह से आता है। हर चीज़ का एक बैलेंस अप्रोच होता है, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, इनोवेशन हो या कंस्ट्रक्शन। हर चीज़ में अगर इंसान बैलेंस बिगाड़ते रहेगा तो नेचर कब तक चुपचाप ये देखते रहेगा। अभी भी टाइम है हर चीज़ को पैसा और मॉडर्नाइजेशन के नज़र से ना देख के नेचर के बेसिक सेफ्टी को समझ कर करो, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं जब बात पूरी तरह से अपने हाथ से निकल जाएगा। इट्स कैंट बी स्टॉपेबल, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। थैंक यू।